हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज 16 फरवरी 2024 के जितने भी हिंदू न्यूज और एडिटोरियल है उसकी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे एक ही आर्टिकल जो है मैंने उठाया है आपके एडिटोरियल सेक्शन से, और क्योंकि यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें और बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रूल इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम थी, ईबीएस की स्कीम थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली बता दिया है। और कहीं ना कहीं ये लैंडमार्क जजमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी चीजों जैसे नोटा वगैरह की चीजों में हो या फिर जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है उसको बहुत सारी ऐसी चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली बताया है। तो यहाँ पे अनबॉन्डेड यानी कि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसके बारे में क्या डिस्कशन की गई है, यहाँ पे हम लोग इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पुराने स्कीम को भी हटाया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम्स को किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली बताया, क्या ग्राउंड दिया है, क्या रिपोर्ट दिया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला है इंडिया रिजेक्ट एफटीए डिमांड। एफटीए की डिमांड क्या थी कि भाई डाटा एक्सक्लूसिविटी, ये डाटा एक्सक्लूसिविटी क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में जो है यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है। इनसैट 3DS मिशन जो कि लॉन्च किया जा रहा है कहां से, श्री हरिकोटा से टुमारो, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। और जो एक नई ड्रग है जो कि ये बताया जा रहा है वो ट्रीट कर सकता है क्रोनिक किडनी डिजीजेस को, तो इसको कहीं ना कहीं अप्रूवल मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया और नेपाल ने साइन पैक्ट किया है जिसमें लिंक किया जाएगा यूपीआई एनपीआई को, जिससे फास्टर रेमिटेंसी जो है इंडिया में और नेपाल में आ सके। माइग्रेटरी मैनीफील्ड और कनेक्टिंग इंडिया, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट रूल इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पांच जजेस की बेंचेस है, उन्होंने क्या किया, इस जो इलेक्ट्रो बॉन्ड की स्कीम थी उसको क्या कर दिया, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है, यानी कि इसको आपके स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ठीक है। और ये जो लैंडमार्क यूनिनिमस जजमेंट है, यानी कि सभी के सहमति से ये जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं थर्सडे को इस चीज को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनली बता दिया है और यहाँ पे मैनिफेस्टली आर्बिट्री बता दिया। मतलब ये सिर्फ जो है स्कीम जो है कोई इम्पैक्ट बहुत काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है जो कि वोटर्स होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फेवर करते हैं कि हम इसके बदले में ये मिलेगा तभी जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसा जो है देंगे। यानी कि आपके इलेक्ट्रो बॉन्ड की जो बॉन्ड है, अगर वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, अपने फेवर के लिए वहां पे डोनेट करते हैं। तो इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनली बता दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो है ब्लैंकेट एनोनिमिटी देता है पॉलिटिकल डोनर्स को, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल डोनर एसबीआई से जाके क्या कर सकता है, जो भी टाइम पीरियड होता है महीने साल में 4 बार जो भी खुलता है डोर, उसमें जाके क्या कर सकता है, एसबीआई से बॉन्ड खरीद सकता है और उस बॉन्ड को किसी के नाम पे दे सकता है। लेकिन वो जो बॉन्ड जो खरीद रहा है उसका नाम क्या रहेगा, सीक्रेटली किसी को नहीं बताया जाएगा कौन उसको डोनेट कर रहा है। ठीक है। और उस पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, 15 दिन के अंदर अंदर उसको रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है। जो उस चीज को डोनेट कर रहा होगा उसका नाम क्या होगा, रिवील नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ऐसा रूल में बताया गया था। तो यही चीज प्रॉब्लम थी और इसको कहीं ना कहीं क्रिटिकली लीगल अमेंडमेंट की जरूरत यहाँ पे जरूरत पड़ी है, जिससे कि आप जब तक इसके ऊपर कोई रूल नहीं बना देते तब तक ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली बता दिया गया है। जो ये बताया गया वो 5 जजेस की बेंच है जिसको हेडेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, इसको हेडेड कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेंडमेंट की जरूरत है किन किन चीजों में, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, कंपनी एक्ट है और जो इनकम टैक्स है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा था यहाँ के वोटर के राइट्स को या राइट टू इन्फॉर्मेशन को, ये कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा था, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। ये जो लीडिंग ओपिनियन है जो अथॉरिटी का, जो चीफ जस्टिस ऑफ चंद्रचूड़ ने दिया है, इन्होंने कहा है एब्सोल्यूट नॉन डिस्क्लोजर। देखिए यहाँ शब्दों का खेल है कि नॉन डिस्क्लोजर, यानी कि किसी के नाम को जो है डिस्क्लोजर नहीं किया जाएगा जब वो पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहा है, वो फंडिंग कर रहा है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रल बॉन्डेड के थ्रू। लेकिन उन्होंने ये भी कहा ये प्रमोटेड कर रहा है करप्शन को। ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्विड प्रो क्विड विथ रूलिंग पार्टी, यानी कि उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाहता है। यानी कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहा हूं 20,000 से ऊपर का, क्योंकि ज्यादातर जो नजरें रखी जाती है वो 20,000 से ऊपर का रखी जाती है। ठीक है। नीचे वालों को नहीं रखी जाती है, लेकिन जो 20,000 से ऊपर वाले को रखी जाती है, यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे
ऑटोमेटिकली वो दे रहे होंगे किस फेवर में, कि ताकि उनको आगे जाके जो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं पावर में आने वाली है वो उनको कुछ ना कुछ सर्विस देगी। ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को दे जो कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे फेवर में काम करे। तो इस चीज को क्या कर दिया है, इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है। अगर यहां पे बात की जाए, जो जजमेंट है वो वैलिड है। द कैट ऑन द डीप नेक्सस बिटवीन मनी एंड पॉलिटिक्स, यानी कि ये किसके बीच में फंसी हुई थी बात, मनी और पॉलिटिक्स के बीच में बात फंसी हुई थी, जिसमें यहां पे जो कंपनी है वो प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन के हिसाब से वो अपनी सिक्योरिंग कर रहा था बेनिफिट्स को, यानी कि उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और ये जो बात नोट करने वाली है कि जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही थी बाय मल्टीनेशनल कंपनी या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको, क्योंकि उनको रिटर्न में फायदा मिलने वाला था, इसके बेस पे वो कर रहे थे। तो यहां पे यही चीज बताया गया, कहीं ना कहीं ये हमारी जो डेमोक्रेसी में है ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खराब कर रहा है। ठीक है, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है कुछ भी ऐसा। तो उन्होंने इस स्कीम के बारे में बताया कि अमेंडमेंट इज प्रमोट इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज, गिविंग कॉर्पोरेशन विथ फाइनेंशियल पावर अनसरपास्ड एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी सिटीजन इन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। देखिए यहां फायदा किसको है, बिजनेसमैन को, आम आदमी को तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वहां पे यहां पे जब आम आदमी को उस जो भी बिजनेसमैन है वो जो बॉन्ड दे रहा है उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो इससे क्या है, वो कितना पैसा दे रहा है, किस फेवर के लिए दे रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो इससे क्या हो रही है, राइट टू इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है। दिस इज द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन और पॉलिटिकल इक्वलिटी कैप्चर इन वैल्यू 1 पर्सन 1 वोट को कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी बड़ी बात जो है कह दी। ठीक है, तो इन्होंने और भी बताया कि जो प्राइवेसी है या जो वोटर्स की राइट्स टू इंफॉर्मेशन है उसको भी कहीं ना कहीं ये दबा रहा है बातचीत को। ठीक है, और तो इसी वजह से जो कोर्ट ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट की आर्गुमेंट जो थी वो क्या था कि जो इन डोनर की वजह से हम कहीं ना कहीं किस चीज को रोक रहे, अपने करप्शन को रोकने की बात है, तो उसको कहीं ना कहीं रबिश बता के उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि जो ये चीज जो है कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन को खराब कर रहा है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ने यूनियन गवर्नमेंट से एब्सोल्यूट और नॉन डिस्क्लोजर सोर्स पॉलिटिकल फंड को इंट्रोड्यूस करने की इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को, जो कि हेल्प कर सके ब्लैक मनी को रोकने के लिए, उस तरह के कानून कुछ बनाने की बात जो है की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हमारी जो है एडिटोरियल है। एडिटोरियल में क्या बताया गया, जो हम एनोनिमस डोनेशन करते हैं हाई वैल्यू का, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के लिए फैसिलिटेट देता है कि वो क्विड प्रो क्यू कल्चर जो है इन्वॉल्व होती है डोनर के थ्रू और बेनिफिशियरी, यानी कि एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। ठीक है, ये प्रोसेस में लगता है, यानी कि हम अगर डोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें रिटर्न में जब पॉलिटिकल पार्टी वो जीत के आएगी तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट देगा। तो इसको कहीं ना कहीं स्ट्राइक डाउन कर दिया गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को, ईबीएस स्कीम को। तो कोई भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड और डोनेट देम टू पॉलिटिकल पार्टी इनकैशमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड दिस मैलेस एंड स्ट्रक लॉ डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट इन पॉलिटिकल फंडिंग। इसके वजह से क्या हो रहा था, जो ट्रांसपेरेंसी है कहीं ना कहीं रुक रही थी। ये कोर्ट ने पाया कि जो पूरी स्कीम है वो कहीं ना कहीं वायलेशन कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के, स्पेशली किसका, वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन का, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता था इसके बारे में। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्टाइल आर्बिट्री बताया गया। और जो अमेंडमेंट है वो कंपनी एक्ट में, जिसमें कि ये बताया गया जो कंपनी का कैप है वो 7.5% जो है कंपनी के प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को बिना किसी डिस्क्लोजर डिटेल के, उसको सुधारने की बात की और प्रॉफिट और लॉस को अकाउंट करने के बाद। ठीक है, और इसके साथ मैंडेट कर दिया था कि डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशन डिटेल सिंस 2019, यानी कि जो मैंडेट किया गया था डिस्क्लोजर करने की डोनेशन को, वो 2019 से चल के आ रहा था। जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था, और ये वर्डिक्ट जो है कोर्ट का वो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है वोटर राइट्स को और प्रिजर्व कर रहा है प्योरिटी ऑफ इलेक्शन को। इसका जो अर्ली इंटरवेंशन है वो कहीं ना कहीं फीचर सुधारे, जैसे कि नोटा के ऑप्शन जो कि बैलेट में डाला गया, उस चीज को भी, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन गिवन टू लेजिस्लेटर फ्रॉम इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, इस तरह की चीजों को कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम पे बताती है। कोर्ट ने यहाँ रीजनिंग दी है
कोर्ट का रीजन था जो एक्सपेक्टेशनेबल इज फाउंड दैट प्राइमरी जस्टिफिकेशन ऑफ ईबीएस एमपी और एमएलए जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये पाया गया जो प्राइमरी जस्टिफिकेशन है जो आपके इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम में वो कहीं ना कहीं यूज कर रहा है ब्लैक मनी को रोकने के लिए, पॉलिटिकल के लिए, इलेक्ट्रोल फंडिंग के लिए, और साथ ही साथ डोनेट करता है थ्रू बैंकिंग चैनल के, यानी कि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू डोनेट कर रहा है। इसका मतलब ये ब्लैक मनी को रुक रहा है क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें बैंकिंग थ्रू पता लग रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्योर डिटेल होती है। लेकिन इसके साथ साथ वो एब्रीज कर रहा है वोटर और राइट्स टू नो, यानी कि वोटर उसके बारे में जान सके, इसके बारे में वो कहीं ना कहीं रोक रहा है, राइट टू नो को रोक रहा है, यानी कि राइट टू नो यानी कि आर्टिकल 19 को रोक रहा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि राइट टू नो आपके किसके अंडर में आता है, तो आपके आर्टिकल 19 के अंडर जो है आता है। ठीक है, और ये इसके साथ लॉजिकल कनेक्शन रखता है यूनिफाइड कॉर्पोरेशन डोनेशन और लाइवलीहुड पॉलिटिकल डिसीजन बिंग टेलर सूट द डोनेशन, किसी सूट कर सके, मतलब डोनर को जो भी उस पैसे को दे रहा है उसको सूट करने से भी रोका जा सकता है इसके तहत। तो इसका मतलब क्या है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से कर्टेल करा था। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे इस तरह की जो चीजें हैं वो लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिजेक्ट एफटीए डिमांड फॉर डाटा एक्सक्लूसिवली। क्या बताया जा रहा है, इंडिया ने यहाँ जो डिमांड थी डाटा एक्सक्लूसिव की, और कौन कर रहा था इसके बारे में, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन टुवर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में क्या कह रहा था, डाटा एक्सक्लूसिविटी को कहीं ना कहीं मांग रहा था। तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने बोला भैया हम इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। तो डाटा एक्सक्लूसिविटी है क्या, ये जुड़ा होता है क्लॉज इन ड्राफ्ट एग्रीमेंट में, यानी कि जो भी ड्राफ्ट एग्रीमेंट है उसमें उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी अगर मिनिमम 6 ईयर के लिए हम किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के डाटा को जो भी जनरेट होती है उस टेस्टिंग या डेवलपमेंट के ड्रग में कुछ भी डाटा डेवलप होती है तो उसको 6 साल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एम्बार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बेकार है भैया। अगर हमारी इंडिया में कोई ट्रायल हो रही है और वो कहीं ना कहीं उस चीज को बाहर कंपनी बनाई है, लेकिन इंडिया अगर उसको ट्रायल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर वो कंपनी रोक देगा 6 साल के लिए तो ट्रायल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को लेके यहाँ पे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया कि एफटीए का जो डिमांड है, यानी कि फ्री ट्रेड एसोसिएशन में जो हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, उसमें अगर डाटा एक्सक्लूसिविटी को हटा दिया जाएगा तो यानी कि 6 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा, तो हम इसके खिलाफ है, यानी कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये लगातार डिमांड उठ रही थी कि कंसिस्टेंटली क्रॉप जो हो रही थी वो सिंस 2008 में हो रही थी। ठीक है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और ईएफटीए जिसमें आपके स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये सब कंट्री जो है आते थे। और इसके साथ ही जो ट्रेड नेगोशिएशन था इंडिया के साथ चल रहा था और साथ में ये भी बात की जा रही थी, लेकिन कंसिस्टेंटली इसको रिजेक्ट किया जा रहा था। स्विट्जरलैंड ने होम सेवरल प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ये कहती है कि हमारी जो लिटिगेशन है इंडिया की ओवर जेनरिक ड्रग्स के लिए, हम कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एक लीग ड्राफ्ट ट्रेड इकोनॉमिक था, एग्रीमेंट था, उसमें वेबसाइट पे डाला गया और उसमें यह बताया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रैक कर रहा था इंटरनेशनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, सजेस्ट कर रहा था कि क्लॉजेस वाज प्रेजेंट नेगोशिएशन टैक्स इवन इंडिया एंड ईटीएफ। ठीक है, कि एडवांसिंग स्टेज पे, तो इस चीज पे बात चल रही थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया, बोला कि भैया डाटा एक्सक्लूसिविटी हो हम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, व्हाट इज डाटा एक्सक्लूसिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनसेट 3DS मिशन टू बी लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुमारो। देखिए GSLV F14 जो है INSAT 3DS को कहीं ना कहीं शेड्यूल किया गया है, कल जो है 5:30 बजे शाम को आपके सैटरडे को कहां से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए, लॉन्च जो है पहले 5:30 बजे ही कर लिया गया था, जो 15 है वो 16th फ्लाइट है जियो सिंक्लाइन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। ठीक है, जिसमें 10th फ्लाइट जो है इंडिजीनियस क्रायो स्टेज पे। ठीक है, और अगर GSLV F14 की बात करें विथ इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज है ये, विथ प्लेस इंस्टेड 3D सैटेलाइट्स और जियो सिंक्लाइन ट्रांसफर ऑर्बिट लगा हुआ है। अगर हम इसरो की बात करें तो सैटेलाइट जो है वो क्या करेगा, इस सैटेलाइट का काम है कि हमारे जो मॉनिटरिंग करेगा
किस चीज का? मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है जो मॉनिटर करेगा लैंड को, ओशियन सरफेस को और वेदर फोरकास्टिंग को, डिजास्टर वार्निंग को। तो कहीं ना कहीं हमें एक वर्टिकली व्यू देगा, प्रोफाइल देगा, जिससे कि हम अलग अलग तरह के मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर को यहाँ पे हमारे एटमोस्फेयर में पहले से ही जान सके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। न्यू ड्रग ट्रीट क्रॉनिक किडनी डिजीज। देखिए यहाँ जो नई ड्रग है कौन अप्रूवल करता है ये जानने की जरूरत है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO जो है ड्रग्स को अप्रूव करते हैं। कौन करते हैं? CD अप्रूव करते हैं। ठीक है, कौन करता है? सेंट्रल ड्रग ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग ऑफ स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इन्होंने अप्रूव किया है क्या? जारडायंस। इसका नाम क्या है और साइंटिफिक नाम बोले इम्पेग्लिफोजिन। ठीक है, जो 10 mg का टैबलेट है और इसको अप्रूव किया है कि जो क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उसको कहीं ना कहीं ये ट्रीट कर सकता है। ठीक है, तो इसका नाम कौन अप्रूव करता है, तो ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया नेपाल ने पैक्ट किया लिंक या यूपीआई एनपीआई फॉर फास्टर रेमिटेंसी। देखिए रिजर्व बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक जो है थर्सडे को एक आपके पैक्ट साइन किया। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई एक्सचेंज टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जिसमें हम लोग फास्ट पेमेंट सिस्टम को इंडिया और नेपाल के थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और नेशनल पेमेंट इंटरफेस के थ्रू जो कि नेपाल का है उसके थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, जो ये इंटीग्रेशन है वो एम करेगा कि फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसी को, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो नेपाल में हो। ठीक है, दोनों तरफ से वो करेगा। ठीक है, और लो कॉस्ट में करेगा। जो कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडिया नेपाल की लिंक वो फास्ट पेमेंट सिस्टम जो कि यूपीआई एनपीआई की लिंकेज से होगा और ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं और ज्यादा डीप करेगा। अगर हम बात करें तो दोनों में इकोनॉमिकल टाइज कहीं ना कहीं, कल्चरली टाइज और हिस्ट्रिकली टाइज कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों को और ज्यादा बूस्ट करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। माइग्रेटरी माइनफील्ड। देखिए यहां पे एक नाम दिया गया है नॉर्थन पिंटेल, एक माइग्रेटरी डक स्पीसीज है और जो पुलिकट लेक तमिलनाडु तिरुवल्लुर में डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तमिलनाडु के पुलिकट। ठीक है, और ये सेवरल बार्ड्स ऑफ डाइट सस्पेक्ट पेस्टिसाइड्स पॉइजन की वजह से, यानी कि पॉइजन की वजह से ये क्या हो रहे हैं? डेथ हो रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये अलग अलग वाटर बॉडीज में देखा जाता है विंटर सीजन के टाइम पे। इनका जो इनहेबिटेंट है वेटलैंड, एग्रीकल्चर फील्ड, फ्लडेड ग्रासलैंड, लेक साइड टुंड्रा और शेल्टर एस्चुरीज, मार्सेस, लेगून्स में पाए जाते हैं। ब्रीडिंग पॉपुलेशन जो है नियार्टिक और पिलार्टिक रीजन जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ एशिया की तरफ है। विंटर का पिलार्टिक पिंटेल डक जो है वो मूव करते हैं अफ्रीका की तरफ, साउथ अमेरिका की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ भी आते हैं। और आयुषीन के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो लीस्ट कंसर्न ये देखा जाता है। इनका जो लॉस्ट होती है वो वेटलैंड ड्रेनेज की वजह से, कोस्टल पेट्रोलियम पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की वजह से इनके पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कनेक्टिंग इंडिया, यहाँ पे डांस की बात की जाए, परुलिया छऊ आपको पता है वेस्ट बंगाल की डांस है। ठीक है, फोक डांस है बंगाल की, जिसमें परफॉर्म किया जा रहा है तारापड़ा रजाक एंड टीम ने। ठीक है, और कहाँ के? एट ए कॉलेज इन कोझिकोड में। ये एक सेमी इंडियन डांस मार्शल ट्राइब एंड फोक ट्रेडिशन है जो ओरिजिन है कहाँ से? ईस्टर्न इंडिया। 3 तरह के डांस है छऊ के, 3 डिफरेंट टाइप्स के, जो कि परुलिया छऊ अगर देखा जाए तो बंगाल के, सरायकेला छऊ जो है झारखंड का, ध्यान रखना सरायकेला छऊ झारखंड का है, पुरुलिया छऊ बंगाल का है और मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा का है। छऊ डांसर जो है वो कहीं ना कहीं इसमें स्टोरी इनेक्ट करते हैं, जिसमें हिंदी एपिक, रामायण या महाभारत की कुछ या फिर पुराणों या फिर कोई भी इंडियन लिटरेचर के स्टोरी जो है ये लोग बना के प्ले करते हैं। अगर हम इसके साइलेंट फीचर की बात करें तो छऊ डांस जो है सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, सरायकेला कहाँ का है? झारखंड। मयूरभंज का कहाँ है? उड़ीसा। छऊ कहीं ना कहीं थॉट है टू मेल डांसर फ्रॉम फैमिलियर टू ट्रेडिशनली आर्टिस्ट जो कि लोकल कम्युनिटी की ओर से, और इसकी वोकेबुलरी मूवमेंट इंक्लूड होती है मोक कॉम्बैट टेक्निक, यानी कि यहाँ पे कोई गाना नहीं बजता है, कुछ नहीं बजता है, ये सिर्फ टेक्निक और स्टाइल और बर्ड्स एनिमल इन सबके मूवमेंट को दिखाते हैं। जो डांसर है वो कहीं ना कहीं
फेस एक्सप्रेशन से अपनी चीजों को बताता है, यानी कि डांस में जो भी फेस एक्सप्रेशन है उसके थ्रू यहाँ पे बताया जाता है ये विलन है, ये आपका हीरो है, या फिर जो भी है। ठीक है, टोटल इमोशनल और साइकोलॉजिकल टेंशन होती है कैरेक्टर्स में। ठीक है, जो डांसर होती है वो म्यूट होती है, कोई भी सॉन्ग इसमें संग नहीं किए जाते हैं, बजाए नहीं जाते हैं, केवल इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वही चलाए जाते हैं, और उनके बेस पे, उनके बिहाफ पे ये क्या करते हैं, अपनी फोक म्यूजिक या प्लेड को, या फिर जो सहनाई वगैरह है उन चीज को बजा के ही वो एक्सप्रेशन करते हैं। छऊ डांस को इंस्पायर किया गया था यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लिस्ट इंटेंजिबल हेरिटेज साइट ह्यूमैनिटेरियन 2010 के अंदर इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।